नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। शतरंज 24x7 देख रहे हैं आप। 2024 कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी रणनीति बनाकर बड़े पैमाने पर लोकसभा सीट जीतने की जद्दोजहद में लग गई है। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर अब बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है, करारी शिकस्त दिया है कांग्रेस ने, उसके बाद से बीजेपी के जो खेमा है उसमें बौखलाहट मच गई है। वहीं बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी एक दूसरे को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरे फोर्स के साथ बीजेपी से 2024 में लड़ाई लड़ी जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और यूपी में निकाय चुनाव खत्म होने के बाद भी पूरे देश में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। जहां कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त मिली, उसने बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं हलचल जरूर मचा दी। अति उत्साहित बीजेपी को कर्नाटक रिजल्ट पर भरोसा नहीं था कि उसका हर्ष ये भी हो सकता है। वहीं कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस को एक नई संजीवनी दे दी। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से सभी विपक्षी पार्टियों में अपने आप को सबसे ऊपर मान रही है। कर्नाटक में मिली जीत का जश्न जहां कांग्रेस मना रही है, वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की परिपाटी लिखने की तैयारी बीजेपी कर रही है। भाजपा के शीर्ष नेता हर एक उस चीज पर मंथन करने पर लगे हैं जिससे उन्हें 2024 में चुनौती मिलने वाली है, या यूं कहें जिससे उन्हें दो चार होना पड़ सकता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षियों के द्वारा बनाया जा रहा थर्ड फ्रंट। 2024 के लोकसभा की तैयारी और बीजेपी को राजनीति परिप्रेक्ष्य में निस्तेनाबूद करने के लिए नीतीश कुमार कभी बंगाल तो कभी यूपी तो कभी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं ताकि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा सके और बीजेपी से एक साथ मिलकर लड़ा जाए। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। सभी नेता एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटो राजनीतिक जगत में हलचल तो जरूर मचा सकती है, लेकिन क्या इससे बीजेपी पर कोई असर पड़ने वाला है, सवाल ये भी उठ। वहीं थर्ड फ्रंट की बात करें तो सभी नेता अपने अपने हिसाब से फार्मूला लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन फार्मूले पर क्या सभी पार्टी चलने के लिए तैयार है? तो जवाब है नहीं। जहां अखिलेश और ममता बनर्जी का कहना है जो भी पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे उस राज्य में काम करना चाहिए ताकि जीत हासिल कर सके, लेकिन कांग्रेस को ये फार्मूला जरा भी पसंद नहीं है, या यूं कहे कांग्रेस को ये फार्मूला जरा भी हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस का कहना है कर्नाटक में मिली जीत के बाद ममता दीदी को लगने लगा कि कांग्रेस के बिना विपक्ष किसी काम का नहीं। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized, so at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means, in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए,
लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई तब उनको ये लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। कर्नाटक में मिली हार से जहां बीजेपी खेमा दुखी था, वहीं यूपी में अकेले दम पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने महापौर चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया और नगर निगम और नगर पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा, उससे बीजेपी थोड़ा आश्वस्त जरूर होगी कि केंद्र की चाबी जहां से जाती है वहां की कमान सीएम योगी अच्छे से निभा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने मंथन करना शुरू कर दिया है और यूपी में जिस तरह से मुस्लिमों ने बीजेपी का सपोर्ट किया है, उसे देखते हुए बीजेपी भी मुस्लिम समाज को अपनी ओर करने की अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है, घूम घूम कर नीतीश बाबू विपक्ष को एक करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी विपक्षियों की विचारधारा मिल सकती है? सवाल यह भी उठ रहा है कि अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दिया, तो क्या कांग्रेस उस बात को भुला पाएगी? वही सवाल तो यह भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी जो आए दिन कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बयान देती हैं, क्या कांग्रेस और उनके विचार मेल खा पाएंगे और क्या उनके नेता इस चीज को भूल पाएंगे? और बीजेपी 2024 में इसी का फायदा उठाते हुए चुनाव जरूर लेगी। एचएनएन से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो 2024 की लड़ाई या यूं कहे 2024 का जंग, जी हाँ ये जंग ही है जो एक दूसरे से पूरी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। खासकर सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव इसकी कमान संभाले हुए हैं। जहां जहां नीतीश बाबू जा रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने चच्चा के साथ जा रहे हैं और सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे मिल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो केजरीवाल से मिल रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर ले तो राहुल गांधी से मिल रहे हैं, आप बात कर ले सपा की तो अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश बाबू जो है वो 2024 का जो जंग है, जो लड़ाई है, उसे धार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका समर्थन कौन कर रहा है? यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि उनका समर्थन आखिर कौन कौन पार्टी कर रही है। जहां एक और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे सरीखे जो नेता हैं वो शायद नीतीश कुमार के सपोर्ट में जरूर रहे, लेकिन अभी भी यहां पर विचारधारा की लड़ाई साफ देखी जा सकती है। कर्नाटक में जैसे चुनाव हुआ, बीजेपी को करारी शिकस्त दी जिस तरह से कांग्रेस ने, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आ जाता है कि भाई जो सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़े, कांग्रेस है वो भी अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़े और अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ जाता है कि ममता दीदी को जब यूपी में चुनाव होता है तो दिखाई देता है यूपी में सपोर्ट करने चली जाती हैं, जब बिहार में चुनाव होता है दिखाई देता है तो बिहार में सपोर्ट करने चली जाती हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस का सपोर्ट करने नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ममता दीदी जो है ये जानती हैं कि विपक्ष में भी कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है और वो ही लीड कर सकती है। तो देखिए साफ है, चीजें साफ हो गई हैं। इस बयान का मतलब ये है कि भाई अगर विपक्षी पार्टियां एक होती हैं, राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते हैं, वो भी कहते हैं सभी को एक साथ आना चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी से लड़ा जा सके, बीजेपी से लड़ा जा सके, तो सभी पार्टियों को एक साथ आने का न्योता जरूर देते हैं। अखिलेश यादव भी देते हैं, राहुल गांधी भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं आ तो सकते हैं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है, क्या वो विचारधारा है? एक है, विचारधाराओं की लड़ाई है। यहां पर सीधे समझने वाली बात है, सभी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है और उन विचारधाराओं की यहां पर लड़ाई भी देखने को मिल जाती है। सपा की अपनी विचारधारा है, ममता बनर्जी के पार्टी के टीएमसी की अपनी विचारधारा है, नीतीश कुमार के पार्टी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल की अपनी विचारधारा है। और इन सब की महत्वाकांक्षाएं क्या है ये भी मैं बता दूं।
इन सबकी महत्वाकांक्षा, जो भी इनके शीर्ष लीडर हैं, वो उनकी महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनना। यानी ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हैं, अखिलेश यादव अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और यही नहीं देख रहे, इनके जो नेतागण हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो भी यही चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है विचारधारा कि आपकी विचारधारा क्या है। और मजबूती से लड़ाई की बात की जाए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मुमताज पठान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले मुमताज पठान जी आपका रुख कर लेते हैं। मुमताज भाई, 2024 का अब जंग लड़ने वाले हैं आप लोग, और जल्दी ही चुनाव भी होने वाला है, निकाय चुनाव खत्म हो गया है। आप लोग की क्या हालत रही वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि इधर तो निकाय चुनाव खत्म हुआ है, आप लोगों ने सारा ठीकरा फोड़ दिया है बीजेपी पर, लेकिन आप लोग 2024 की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि 2024 की तैयारी में ममता बनर्जी आपको वोट दिलाने यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, आपको उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार वोट नहीं दिला सकते हैं, आपको अरविंद केजरीवाल वोट नहीं दिला सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपको गठबंधन करना है तो पहले यहाँ की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए थी। आप लोग तो पहले ही इधर उधर भटक रहे हैं, तो कैसे 2024 के चुनाव में आपकी नैया पार लगेगी? मनीष जी, आपने सर्वप्रथम बात करी निकाय चुनाव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन है वो पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले बहुत पीछे गया है, बहुत खराब आया है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें छिन के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नाराज है, संघ परिवार नाराज है। क्या इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी लोकसभा का? तो ये उनकी पार्टी की बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं और जनता के सामने है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका और नगर पंचायतें थी और जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उनमें से बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन नगर पंचायतें और नगर पालिकाओं में पहले से बेहतर है। ये इस बात का संकेत है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। आपने बात की मनीष जी विचारधारा की, देखिए देश के अंदर 2009 से पहले जितनी भी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले थी, तो उस टाइम के लोकतंत्र में और इस समय के लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क है, पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना अति आवश्यक है, विपक्षी नेताओं का होना अति आवश्यक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, विपक्षी नेताओं को खत्म कर देना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहती है। और जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं नाम क्या लूं, ईडी है, सीबीआई है, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर भी किसी न किसी तरीके से अपना कब्जा जमाना चाहती है। जो उनकी स्वतंत्रता है उसे खत्म कर देना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है, समाज के सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती है समाजवादी पार्टी। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, कमजोर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सबकी आवाज अगर उठाना चाहती है तो समाजवादी पार्टी उठाती है। क्योंकि हमारा देश तो है, इस देश के अंदर मनीष जी बहुत सारे धार्मिक समूह रहते हैं। तो 1,40,00,000 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी राजनीतिक दल होगा उसे सबकी बात करनी पड़ेगी। अगर आप एक तबके को, एक विचारधारा को दबाने का काम करेंगे तो देश के लिए ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। ठीक है मुमताज भाई, समाजवादी पार्टी। ठीक है मुमताज भाई, आते हैं आपको। अंशु अवस्थी जी, सवाल ये अंशु भाई कि कर्नाटक में तो बहुत अच्छी जीत आपने हासिल की,
लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका कोई खास अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, आपको भी मालूम है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 सीटें हैं। इसको जीतने के लिए क्या रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? कोई रणनीति तैयार भी की है कि नहीं तैयार की है? दूसरी चीज़ ये कि कर्नाटक के चुनाव से सिर्फ आप लोग बस खुश हैं या फिर आपको लग रहा है कि कहीं कमी है? आपको लग रहा है या तो फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं, हम लोग के अंदर सब सही है और 2024 का चुनाव में हम बीजेपी को पटकनी दे देंगे? और ममता दीदी के साथ क्या आप लोग जाना पसंद करेंगे? उसको लेकर काम कर रहे हैं और उस पर काफी काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में हमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिस हिसाब से हमने मेहनत की। तो शायद कोई चूक हुई हमसे, इसमें ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए जो अपनी गलती हो, अपनी कमी हो। और लेकिन जो निकाय चुनाव थे उसमें प्रदेश की जनता ने अच्छा वोट हमें दिया। 4 नगर निगम पर हम उप विजेता रहे। प्रदेश की जनता ने हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया और नगर निगमों में उप विजेता होना ये दिखाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुलिस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तो उन चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर होते। हमने कई नगर पंचायत जीते, नगर पालिकाएं जीती और उस जो 2024 का चुनाव है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, संगठन को अपने बेहतर कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रजवल खाबरी जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, अनिल यादव जी, योगेश दीक्षित जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रांतीय अध्यक्ष, वो सभी लगातार इस पर बारीकी से इसका सुपरविजन कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि अब जो प्रदेश की जनता है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहती है, क्योंकि जो भी बातें 2014 में कही गई थी, जितने वादे जनता से बीजेपी ने किए थे, उन सब पर ये धराशायी हो गए। महंगाई बढ़ गई। जब 400 का गैस सिलेंडर था तो प्रदेश की जनता से और देश की जनता से कहते थे महंगाई कम करेंगे। आज आप देखिए कि 1200 का गैस सिलेंडर हो गया, बीजेपी के नेता बोलते नहीं। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। किस तरीके का ट्रांसफर उद्योग चला, मंत्री और प्रमुख सचिव में बंदरबाट को लेकर जो गुत्थम गुत्था हुआ है सभी ने देखा। तो इतनी भ्रष्ट सरकार हो गई है जो सिर्फ प्रचार के सहारे चल रही। एक भी युवा एक सकुशल पेपर नहीं दे पाया। 17 से 17 पेपर लीक हो गए। 17 बार। आप सोचिए, एक युवा अपनी मेहनत से कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, पैसे देता है और उसके बाद आपने जो पेपर लीक हुए उनके पैसे भी नहीं घुमाए। तो अब जनता वोट कांग्रेस पार्टी को करना चाह रही है क्योंकि हम एक कुशल शासन देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे। जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने वहां से 40% की सरकार की भ्रष्टाचार की मुक्ति पाई, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी पाना चाहते। और ये बात भी अब प्रदेश की जनता को समझ आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो जनता के मुद्दों पर बात करती है। कोई जात की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। दूसरा, आपने कहा कि आप कर्नाटक चुनाव को लेकर खुश हैं या काम कर रहे हैं। देखिए, कर्नाटक का चुनाव गरीब बनाम अमीर था, भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शी था। वहां पर पारदर्शिता को जनता ने जिताया है। जो हमने भरोसा दिया, जो हमने 5 गारंटी दी, प्रधानमंत्री जी ने 42 मीटिंगें की, उसमें वो 29 जगह पर चुनाव हारे हैं। अमित शाह जी 30 मीटिंगें करके आए जिसमें वो 20 जगह पर चुनाव हारे। और राहुल गांधी जी ने 22 रैलियां की जिसमें 19 जगहों पर हम चुनाव जीते। तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 81% है। श्री नरेंद्र मोदी जी का 31 है और अमित मोटा भाई का भी इसी तरीके से 30%। ठीक है। तो आज उसका कारण है ठीक है, कि मणिपुर जल रहा है। अंशु भाई मैं अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर। जी 10 सेकंड में जल्दी से। हाँ। मणिपुर जल रहा है, 15 दिन से बंद है। प्रधानमंत्री का शांति की अपील को लेकर एक भी बार कोई बयान नहीं आता है। गृह मंत्री अगर चुनाव होता है तो वो स्कूटर पे दिख रहे हैं, अटैची लेके जाते हुए, आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड हो रहा, लेकिन वो कहीं पे दिख नहीं रहे। आप देश के हालात गृह युद्ध जैसे हो रहे हैं और आप कहीं कोई काम ही नहीं कर रहे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। कम से कम आप जहां पर बंद होने से कितना हजारों करोड़ का वहां पर नुकसान हुआ है, बिल फंसे हुए हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, ट्रांसपोर्ट फंसा हुआ है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, इनके सवालों का जवाब दे दीजिए पहले। ठीक है अंशु भाई, आते हैं अलायंस की बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर दे रहा हूं। नहीं आ रहे अंशु भाई, आते हैं फिर अलायंस की बात ले लेते हैं। जो भी 2024 को लेकर गठबंधन
को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय ठीक होगा, है अंशु भाई आते हैं ना, अभी अंशु भाई आते हैं, अभी और भी है, समय है। खड़गे जी जो निर्णय लेंगे, ठीक है अंशु भाई, समय है, ठीक है। हरिचंद श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। नहीं, देखिए, जवाब मुझे क्या देना है। विपक्ष की जो गठबंधन, महागठबंधन या जिस भी गठबंधन की ये लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये सबकी अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, इनकी न कोई विचारधारा है, सत्ता कुर्सी की लड़ाई है, और जितने दल हैं ये सब केवल सत्ता के भूखे हैं, जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में सबका अपना अपना रिकॉर्ड रहा है। ममता दीदी का कुशासन पूरा प्रसिद्ध है, किस तरह से राजनीतिक हिंसा और किस तरह से हिंसा का सहारा लेती हैं वहां के लोगों को दबाने के लिए। और वो सपा हो, वो कांग्रेस हो या बाकी दल हो, सबका अपना अपना इस्टेब्लिश्ड है, सब लोग सत्ता में रह चुके हैं, सबको जनता परख चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी आज इस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, जिस तरह से लोगों की समृद्धि खुशहाली के लिए काम कर रही, लोगों की सहूलियतों के लिए काम कर रही, गरीब हो पिछड़े हो उनकी समृद्धि खुशहाली के लिए काम कर रही है, हम उसको लेकर के जनता के बीच हैं और जाएंगे भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा संकल्प है। हम उसके तहत और देश की जो आन बान शान और विकास, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आज इकोनॉमी में हम आज भारतीय इकोनॉमी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, पूरी देश दुनिया की फलक पे जिस तरह से भारत का पूरा बुलंद है, उस बुलंदी को और बढ़ाने का काम आने वाले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आज दुनिया में जिस तरह से उसकी संविधानिकता है, जिस तरह से ठीक है, ठीक है, हमने जब किसानों का बात ठीक है हरिचंद जी। अंशु अवस्थी जी, एक मिनट, अंशु अवस्थी जी, एक सिंपल सा सवाल है। आपने कहा कि हमें जो है जनता वोट कर रही है यूपी के अंदर। सर, जनता वोट करती तो महापौर में आप लोग का पूरा सुपड़ा ना साफ होता। नगर पालिका और नगर पंचायत की बात कर रहे हैं तो आप रायबरेली देख लीजिए, आप लोग की हालत खराब हो गई। मतलब अपनी जगह आप हार जा रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में आपने जीत हासिल की है क्योंकि जनता कुछ चाहती थी, इसलिए बीजेपी को हटा दिया, काम की बात नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से कैसे लड़ेंगे आप लोग? क्योंकि उनके चेहरे पर ही जनता ने वोट किया इस बार, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर ही जनता ने वोट किया। और जब मुद्दा आता है तो और लॉ एंड ऑर्डर पर 76% वोट पड़े, आपको बता दूं मैं अंशु अवस्थी जी, 76% वोट लॉ एंड ऑर्डर पर पड़े। तो आप कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर आप कह रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही, अगर हम अखिलेश यादव की बात कर लें तो यहाँ पर आप दोनों में लड़ाई दिखती है, और वहीं जब हम यूपी से बाहर चले जाएं तो दिल्ली में आप लोगों में मोहब्बत आ जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप रायबरेली में वहाँ की जो नगर पालिका है, वहाँ हमारे प्रत्याशी जीते हैं शत्रुघ्न लाल जी, और हम जायस में जीते हैं, अमेठी में जीते, रायबरेली की सभी नगर पंचायत और पालिका हम जीते हैं। वहां पर हमारे कुशल रणनीतिकार माननीय सोनिया गांधी जी के सलाहकार श्री के शर्मा साहब वहां पर चुनाव में प्रभारी थे, और उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को चित खाने पट कर दिया, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीते। तो और प्रदेश में भी हम जीते। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी, आपको याद होगा, कि योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर वोट नहीं पड़ा, पुलिस के डर से वोट पड़ा है, और जो विपक्ष का वोट था उसे कटवाया गया। जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उनको जबरदस्त, ऐसा कैसे हो जाता है अंशु भाई, ऐसा कैसे हो जाता है? आप कर्नाटक में जीत जाते हैं अंशु भाई। नहीं अंशु भाई, आप लोग एक चीज नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन अंशु भाई ना, बात ये है कि आप लोग जब जीत जाते हैं, जहां पर कर्नाटक में इतनी अच्छी जीत हासिल की, आप लोग को वहां पर पुलिस प्रशासन खराब नहीं दिखा। वहां स्वागत है आपका। तो 2024 की तैयारी में अब सभी पार्टियां लग गई हैं, जद्दोजहद में लग गई हैं। खासकर विपक्षी पार्टी अब विपक्षी पार्टी एकता के रूप में सामने आने की कोशिश कर रही है। सभी
दल एक दूसरे के साथ गलबलियां कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी जाए। वही कांग्रेस ने अब कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव जीतकर ये साफ कर दिया है कि विपक्ष का जो सबसे बड़ी, विपक्ष के अंदर भी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो कांग्रेस ही होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, सर सवाल यही है कि आप कर्नाटक में जीतते हैं तो पुलिस पर कोई आप दबाव नहीं कहते, पुलिस का कोई दबाव था, यहाँ पर हार जाते हैं तो पुलिस का दबाव था। ये तो सर दो चरित्र क्यों है? एक रखिए ना तो सही भी है। यहाँ हार गए तो ठीक है, हार गए, उसमें कहने वाले कौन सी बात है? बीजेपी ने स्वीकार किया है कर्नाटक की हार को, आप भी स्वीकार कीजिए हार को। लगता अंशु अवस्थी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुमताज पठान जी, सवाल यह है कि आप कह रहे थे कि सभी पार्टियों को खत्म कर दिया गया है, यह आपका कहना था मुमताज पठान जी। अब सवाल यह है कि किन पार्टियों को बीजेपी ने खत्म कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्षी किन पार्टियों को बीजेपी ने खत्म कर दिया है? का जो तात्पर्य था वो ये था कि विपक्षी नेताओं को और विपक्षी लोगों को जिस तरीके से दबाया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर समस्या है, गंभीर बात है, दुख की बात है। आप डरे हैं मुमताज भाई, आप डर में हैं? नहीं मनीष जी, मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी लोग इन सावरकर के जो विचारधारा वाले लोग हैं इनसे डरने वाले नहीं है, वो ही माफी वीर है। हम तो हमेशा डट के मुकाबला करेंगे और मुकाबला कर रहे हैं। मनीष जी, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके उत्तराखंड से मिला हुआ है छुटमलपुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 22 वोटों से जीतती है। उस पर इस कदर दबाव बनाया जाता है वहाँ की एसडीएम पर कि इसे प्रमाण पत्र न दिया जाए, इसे रिकाउंटिंग के नाम पर हरा दिया जाए। वहाँ की एसडीएम थी रामिया, जब उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया जाता है और उन्हें जिलाधिकारी का अटैच कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अभी उपचुनाव हुआ सुवार में, मनीष जी, उपचुनाव हुआ सुवार में। सुवार के अंदर मैं कल सुवार गया था और मैं सुवार के कई गांवों में घुमा हूँ। सुवार के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया, उनके घरों पर दबिशें देने का काम किया, उन्हें वार्निंग देने का काम किया, तो ये लोकतंत्र के लिए मुमताज भाई, अब बच्चे भी इन बातों पर हंसेंगे। मुमताज भाई, अब आप लोग के बच्चे, मतलब अगर आप किसी बच्चे के सामने भी कहेंगे तो इन बातों पर हंसेंगे। वो कहेंगे महाराज आप अपनी तैयारी ठीक कर लेते तब जाकर बात करते। ऐसी बात क्यों करते हैं कि बच्चे भी हंसने पर मजबूर हो जाएं? मुमताज भाई, आप लोग इतने सीनियर लीडर होके कि वहां पर पुलिस का दबाव रहा, लखनऊ में पुलिस का दबाव रहा, शाहजहांपुर में पुलिस का दबाव रहा, अमेठी में दबाव रहा, आगरा में दबाव रहा, पूरे जिले में दबाव रहा। अब तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है तो लोकसभा चुनाव मत लड़िएगा, क्योंकि दबाव रहेगा तो कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? फिर वही सवाल उठाएंगे। ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं वो तो चुनाव क्यों लड़ा? अच्छा ठीक है, क्यों लड़ा था? जब दबाव था, आप जान रहे थे हार जाएंगे, तो चुनाव काहे लड़ा आपने? सिर्फ इसलिए लड़ा कि लोकतंत्र नहीं, हमको लोकतंत्र मजबूत करना है, हमें लड़ाई लड़नी है। सर ये सब बातें दकियानूसी बातें होती है भाई साहब। दकियानूसी बातों से चीजें नहीं चलती हैं, असल राजनीति से बातें चलती हैं। और असल राजनीति क्या है वो आपको मालूम है मुमताज भाई। समाजवादी लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से लोकतंत्र खत्म कर देना चाहती है। 64 वोट से भारतीय जनता पार्टी के नेता हारे, 64 वोट से। कहा 64 वोट से भारतीय जनता पार्टी के नेता हारे, अभी वो भी बता रहे हैं आपको कहाँ हारे हैं। ठीक है मुमताज भाई, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अंशु अवस्थी बन रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, सवाल यह था सर कि कर्नाटक में आप लोगों ने जीता तो वहां तो ठीक है, मिठाइयां खिलाई गई, सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर सारा प्रशासन ही मिला था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने ये बात आपको पहले कही कि हम और अच्छा चुनाव भी लड़ते और हमें परिणाम भी अच्छे आते। जनता ने हमें अच्छा वोट किया, क्योंकि अब जनता चाहती है। उसका कारण क्या, मैंने आपको बताया कि महंगाई, बेरोजगारी, जो लोग मुद्दा बनाते थे, जो जनता के मुद्दों जो है संघर्ष करते, अगर कोई दिख रहा है तो कांग्रेस पार्टी दिख रही है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे पूरे देश में फर्क पड़ा है।
क्योंकि वो यात्रा आपसी भाईचारा, आपसी आपसी सद्भाव, लोकतंत्र में जनता की आवाज और मजबूत हो, लोकतंत्र में जनता को अधिकार बढ़े, इन सब विषयों पर वो यात्रा थी। हमने देश को एक करने का काम किया है और कर्नाटक की जनता ने 40% सरकार से मुक्ति पाई, तो उत्तर प्रदेश में भी लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना, क्योंकि अब सभी को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में हराया, कर्नाटक में हराया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमने हिमाचल चुनाव जीता, कर्नाटक भी जीता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना गृह राज्य हार गए, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष अपना गृह राज्य कर्नाटक हार गए, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस के सहारे, पुलिस को डायरेक्शन थे, DM SP को डायरेक्शन थे कि हमें चुनाव जीत कर दिए, हमें नहीं पता आप कैसे देंगे। आपको अगर लगता नहीं है ये बात कि ये कैसे, तो आप याद करिए चंदौली में और मिर्जापुर में किन्नरों ने किस तरह से हंगामा काटा और क्या क्या नहीं हुआ, जो आज तक कभी हुआ नहीं हुआ वो हुआ। वहां 800 वोट से उसे हराया जा रहा था, जबकि 800 वोट से वो जीता हुआ था, और फिर जब उन लोगों ने उत्पात मचाया, पुलिस से मारपीट की, जब वो उसे 400 से जिता दिया गया। तो ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को हमेशा, इनका चरित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र को लूटने का काम करते हैं। आप कर्नाटक की बात करते हैं, अगर कर्नाटक में इतना बड़ा मैंडेट ना होता तो यहाँ वहां भी ये लोकतंत्र को हत्या करने की कोशिश करते, वो तो जनता ने इनको बिल्कुल पहुंचा दिया है, नीचे तली में बैठ गए जाके, इनको तो जनता वहां दहाई भी नहीं चाह रही थी, लेकिन जो है वहां जनता की कैसे चल गई सर? वहां भी तो प्रशासन, आपको भी मालूम है मुख्यमंत्री तो इन्हीं के थे, केंद्र में भी सत्ता में यही थे, तो वहां पर जनता की कैसे चल गई, वहां पर आप लोग की कैसे चल गई? मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। देखिए जहां पर इनको थोड़ा सा फर्क होता है 2-3 हजार से, वहां ये अपने DM और उनके लूटपाट मचा देते हैं। आप मिर्जापुर चंदौली का उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूँ कि जिस संतोष किन्नर जो 800 से चुनाव जीती थी, उसे जब लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया और हारा हुआ बताया, उसके बाद जब जैसे ही उन लोगों ने उत्पात किया वहां पर, काफी ज्यादा विवाद किया, वो लोग निर्वस्त्र हो गए, तो फिर उनको 400 से जिता दिया। तो इसका प्रमाण सामने है आपके पास। लेकिन एक चीज बताइए ना, एक चीज अंशु भाई ये समझना चाहेंगे कि सचिन पायलट लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां यात्रा निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यानी भ्रष्टाचार हो रहा है, मान लीजिए भ्रष्टाचार हो रहा है, सचिन पायलट बैठे हुए थे, सचिन पायलट जी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ यात्रा नहीं निकाल रहे। सचिन पायलट जी जो भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में हुआ है उसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। महाराज इतने दिन तक वो बैठे रहे, कब तक इससे आप लोग दूर भागेंगे? इतने दिन तक आप ही के सरकार के खिलाफ बैठे रहे, वो बैठे रहे, लगातार मुखर होकर बोलते रहे, वो लगातार मुखर होकर बोलते रहे वो। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे को अपनी बात रखने, अपनी बात कहने की आजादी, हम लोकतंत्र पार्टी। अब लीजिए, अब ये कौन सा लोकतंत्र है? ठीक है लोकतंत्र है, मानते हैं, ठीक है, आपकी बात भी मान लिया। अंशु अवस्थी जी आपकी आवाज भी मान लेते हैं, तरीके से ठीक है। अंशु भाई आपकी बात मान लिए कि लोकतंत्र की पार्टी है आपकी, बोलने की आजादी है आपकी, आप क्या मान ली हम ये बात, ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं कि लोकतंत्र की आजादी है भाई, आपके यहाँ सभी लोग बोल सकते हैं। इतने दिन से वो धरने पर बैठे रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ वो आवाज उठा रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुखर होकर बोले, अरे कोई जांच बैठा देते, आपके बड़े नेता, शीर्ष नेता कोई जांच बैठा देते, भैया चलो मुख्यमंत्री के खिलाफ हम जांच बैठा दे रहे, इनके खिलाफ जांच बैठा दे, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? सबसे पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो प्रदेशवासी हैं उनको जो गैस सिलेंडर जो भाजपा सरकार 1200 में दे रही है, हमने उसे सब्सिडी देकर 500 रुपए में दिया है। वहां पर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हमने दिया है, जिसको लेकर जो आंदोलन कराने की कोशिश की गई, इस जनहित के बिल का जो विरोध कराने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई, हमने उसे फेल कर दिया। जो भाजपा की साजिश थी हमने उसे विफल कर दिया। और श्री सचिन पायलट जी आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, जनता के बीच में चर्चा तो कांग्रेस की हो रही, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, लोग हमारी ही बात कर रहे हैं। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, इस हाथ में भी सचिन पायलट जी, इस हाथ में अशोक गहलोत जी है।
बीजेपी तो वहां शून्य हो चुकी है। बीजेपी ने वहां पर यात्रा निकाली, राहुल गांधी जी की यात्रा को देखकर नकल की यात्रा निकाली। कोई इनकी यात्रा में आए नहीं तो उन्होंने यात्रा में डांस शुरू करा दिया, कैबरे डांस शुरू करा दिया, मॉडल बुला बुला के डांस करा रहे थे। तो भाजपा को तो लोगों ने नकार दिया ना। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, हमें लड्डू है किसके? एक भ्रष्टाचार का लड्डू है और एक दूसरा आपके एक नेता जंग लड़ रहे हैं उसका लड्डू है। अरे जो नेता जंग लड़ रहा है आपके नेता के खिलाफ कम से कम कुछ तो करते हैं आप लोग। तब कहते कि नहीं हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। नेता के खिलाफ कोई जंग नहीं है। नहीं ठीक है सर, नेता के खिलाफ ही जंग। अंशु भाई आते हैं, ठीक है आ रहे ठीक है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी घोर मंथन कर रही है। वही निकाय चुनाव से आप लोग खुश भी हैं कि जिस तरह के रिजल्ट निकल के आए हैं, लेकिन हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं जी एक साथ आओ, और विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा आप लोगों के वोट बैंक पर? क्योंकि देखिए लगातार आपकी सरकार रही 10 साल तक आपकी, अभी तो 9 साल हो गए, अब धीरे धीरे 10 साल भी हो जाएंगे चुनाव आते आते। तो 10 साल तक आपकी सरकार रही, ऐसा तो नहीं है कि जनता का भी थोड़ा बहुत मोह भंग होता है और जनता इधर उधर वोट जरूर करेगी। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए विपक्षी गठबंधन बनता है नहीं बनता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तय नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की जो आत्मा है कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार जब से द डे फर्स्ट उन्होंने जब पार्लियामेंट गए थे तभी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार देश की गरीब पिछड़े मजदूर इनकी आकांक्षाओं को समर्पित रहेगी, और उसी के अनुकूल उन्होंने गरीबों को मकान देने का काम किया। जहां पूरी आजादी के बाद आज 70 साल 75 साल में बिजली नहीं पहुंचती थी, वहां गाँव में मजरों में बिजली पहुंचाने का काम किया। शौचालय हो, पानी की पीने की व्यवस्था हो, सड़कें हो, और गरीबों के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था करना। इसी तरीके से मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के माध्यम से जो इनोवेशंस हैं उनको बढ़ावा देना, बहुत सारे काम जो उन्होंने किए उस जिससे आज देश की इकोनॉमी आज पूरी दुनिया के फलक पे हम अगर तीसरे चौथे नंबर पे हम इकोनॉमी भारत की पहुंची है। तो ये जो विजनरी नेतृत्व है मोदी जी का उसका परिणाम है। और अगर पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े राष्ट्र अगर आज भारत की तरफ देखते हैं तो यह भी मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता जनार्दन के विश्वास और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, भ्रष्टाचार का इनका तो आ रहे अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं, अवस्थी जी आ रहे हैं, अंशु भाई आ रहे हैं, अंशु भाई आ रहे हैं। आप मेरी आवाज बंद कर देंगे? नहीं आपकी आवाज बंद नहीं, अंशु जी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आपकी आवाज आ रही है। नहीं मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं संविधान का। अंशु भाई एक मिनट, उनकी बात भी सुन लीजिए, आपकी बात सुने ना, हम अभी आप ही के पास थे, आपकी बात सुना गया है ना, उनकी बात भी सुन लीजिए। चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करना आज ये कांग्रेस की रवायत रही है। इमरजेंसी लगा के संविधान को तालीम बंद करना ये कांग्रेस की रवायत रही। तो देश दुनिया जानती है कि कांग्रेस हो और ये विपक्षी दल हो, इनका मतलब केवल कुर्सी है, सत्ता है, और इससे कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार को परचम को फहराने में कांग्रेस का कोई सानी नहीं रहा। तो वो जनता भूल नहीं गई है कि कांग्रेस किस तरह से जनता भूलने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार को 400 का गैस सिलेंडर 1200 का बेच रहे हो और जनता को आप बता रहे हो जनता भूल जाएगी। ठीक है, DAP आज 1200 की बेच रहे हो। पार्टी सपना देखे, झूठ बोलने वाले लोग 60 रुपए पेट्रोल 400 रुपए में बिक रहा है। मुझे आप बताइए कि पेपर उत्तर प्रदेश में पार्टी भ्रष्टाचार की चैंपियन रही है। ठीक है, अरे ये भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने। ठीक है
ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, लूट मची, भ्रष्टाचार जमकर हो रहा, पूरा देश जान रहा है। एक मिनट अंशु अवस्थी जी, एक सेकंड। पूरा भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जवाब जनता देना सभी चाहती जानते हैं है। इस ठीक है बात को। अंशु अवस्थी जी, सवाल ये है, अंशु अवस्थी जी सवाल ये है, अभी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। हाँ उसका जनता पाकिस्तान जवाब देगी जिंदाबाद आपको। करोगे तो देगी जनता जवाब। आपको ठीक है अंशु अवस्थी जी, सवाल ये है, अंशु भाई पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पर करोगे, उसका जवाब जनता आपको आपको मिलेगा। सत्ता से बाहर कर देगी। ठीक है हरीश श्रीवास्तव उसका जी, जवाब आपको मिलने वाला है। अंशु भाई सवाल तो सुन लीजिए, अंशु भाई, अंग्रेजों का अंशु भाई, जिंदाबाद किया था तो 70 साल ठीक है अंशु भाई, अंशु भाई, आने दिया। अंशु भाई देखिए सवाल ये है कि साउथ अवस्थी की बात में सुनिए, अंशुल अवस्थी की बौखलाहट ये है, कांग्रेस जो पार्टी की 70 साल बौखलाहट है। इसीलिए लग गए जो इनको। अच्छा पूछिए, अंशु भाई देखिए पूछिए कि सवाल ये प्रदेश है, की जनता ने इनको क्यों नहीं आने नहीं, दिया? नहीं, ठीक है, ये ठीक है। 70 साल से नहीं, अंग्रेजों ठीक को है, जिंदाबाद सुनिए तो, करते अंशु थे। भाई सुनिए तो, अब पाकिस्तान जिंदाबाद अंशु भाई तो सुनिए किया ना इन्होंने। कि अभी इससे पहले भी आप कई विधानसभा चुनाव हार के ही आए हैं, तो क्या वहां पर क्या है, कहीं तो हम आपको क्या अगर कह रहे हैं? क्या नाम है जीत हासिल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो गया, या बीजेपी को जीत हासिल हो रही है तो बीजेपी के पक्ष में हो गया। मतलब मैंने कि क्या कहा कर्नाटक में आपसे? आपकी स्थिति मजबूत है, ठीक है, लेकिन अभी आप बताइए 3-4 राज्यों में हार गए, उसका क्या क्या जवाब देंगे आप? मैंने आपसे यही बात कही कि अब दक्षिण में एक ही कर्नाटक राज्य था जो भारतीय जनता पार्टी के पास था। अब दक्षिण बिल्कुल पूरी तरीके से इनके लिए बंद नहीं, हो गया। आपके यहाँ तो वहाँ पर लड़ाई 100 अभी जंग है सर, आपके यहाँ जो जंग चल रही है भैया, वो आप जंग रनिंग आपको लगता है कमेंट्री शांत करोगे, हो गई इनका है, बात की वो बोलने भी चिंगारी दोगे। शांत कर दिया है। रनिंग कमेंट्री बंद करिए, बोलने भी दीजिए। नहीं, अपनी अंशु बात भाई अब आपसे लीजिए, रखिए। आप तब से कमेंट्री आपका कर रहे थे सवाल तब आ नहीं, गया, अब मैं आपका आपसे सवाल आ सवाल गया कर तो रहा रनिंग हूँ कमेंट्री कि मत करिए कांग्रेस उसमें। जो है, कांग्रेस जो अरे है सर, बीजेपी आज यहाँ को है, सिद्धरा आप मत मैया को परेशान बना होइए। दिया गया है, लेकिन हम भाजपा से लड़ लेंगे, आप डरो मत। हाँ। आप इनसे डरो मत, हम लड़ लेंगे भाजपा से, इनसे डरो मत। अंशु आप भाई रनिंग हम कमेंट्री मत करो, मेरा तो जवाब कांग्रेस आने से दो। ना डरे, हम तो डरी हुई बीजेपी से ना, हम तो कांग्रेस है। सपा से ना डरे, कांग्रेस से भी मत डरो। ठीक है। देखिए, डरी अब हुई क्या करो, मेरा कांग्रेस जवाब आ ये जाने दीजिए। डर तो भूल मेरा- जाइए, अब पत्रकार आप डर बोल जाए रहे- तो शांत बेचारा हो जाइए। पत्रकारिता करना हो भूल गई जाए। बात आपकी, नहीं। हो गई बात, अब मेरी बात आ जाने दीजिए। हो नहीं तो जाएगी अंशु बात। भाई सवाल तो सुन लीजिए ना, बिना सवाल सुने कैसे सवाल जवाब आपका देंगे? सुन लिया, डरी इसके हुई बाद है सवाल एक कांग्रेस। सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। ठीक है, मेरे ठीक है, को। जल्दी से एक जल्दी आपने से। सवाल दिया, उसका हाँ जवाब ठीक दीजिए। है, बोलिए बोलिए, ठीक है, हरीश देखिए, श्रीवास्तव जी सुनने दीजिए। हाँ मैंने ठीक कहा है। कि ये जो बौखलाहट जिस तरीके कांग्रेस का इसीलिए आज क्योंकि 132 कांग्रेस डरी हुई है। पर बीजेपी शून्य हो गई। दक्षिण की जो 6 राज्यों की 132 सीटें, उसमें आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ बचे हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में। ऊपर ये साफ हो चुके हैं इनकी, ना दिल्ली में सरकार है, ना राजस्थान में है, ना छत्तीसगढ़ में है, ना हिमाचल में है। अब इनके पास समुद्र भी गया, पहाड़ भी गया। अब ये बीच में बचे हैं, आप देख लीजिएगा 2024 में जनता साफ कर देगी। हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि भैया आप ये बताओ, 400 का जब गैस सिलेंडर था तो आप लोग सर पर लेके घूमते थे। आजकल वो स्मृति आंटी दिखाई नहीं पड़ रही जो 400 का सर पर लेके घूमती थी। अब तो 1200 का बेच रहे हो आप कहते हो पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। अरे भैया वो डंका बजने में 70 साल की मेहनत है। आज इस्माइल बुद्धा, जो इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, और ये बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे न्यूज चैनल पे मत लगाओ, क्योंकि 70 साल आप इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि आप अंग्रेजों का जिंदाबाद करते थे। ये कांग्रेस पार्टी करती है अंशुल जी। ये जो अंशुल ब्रिटिश जी, ये हुकूमत की कांग्रेस जिंदाबाद अंशु पार्टी भाई करती है। आप इसलिए ठीक 70 है, साल लगे। एक मिनट, और आप अंशुल जी, चैनल ये पर कांग्रेस अंशु भाई पार्टी- आपने एक कांग्रेस सवाल का जवाब पार्टी- नहीं दिया, ये इसीलिए करतूत मैंने है। कहा था सवाल सुन लीजिए अंशु भाई। कांग्रेस पार्टी सुन के लीजिए। करतूत है पाकिस्तान ठीक है, जिंदाबाद कराने अंशु के। भाई एक सवाल का जवाब आपने नहीं कांग्रेस दिया। पार्टी करतूत है। अंशु भाई सवाल ये है कि आपने हमारे एंकर महोदय के माध्यम से एक मेरा सवाल है बीजेपी से। हाँ। अच्छा ये बताइए, देश की जनता इनको 70 साल क्यों नहीं सुनी? इसका जवाब दे देंगे। 70 साल इनको क्यों नहीं सुना आखिर? जो कि 70 साल आप बांटो की राजनीति करते रहे, जात पात की राजनीति करते रहे, बांटो और राज करो। ब्रिटिश हुकूमत जिंदाबाद करते थे, देश की जनता जानती थी कि वही लोग हैं, अंग्रेजों के लोग लेकिन हैं। अब जनता जागरूक है, कांग्रेस ठीक के है, झांसे में आने वाली नहीं है। ठीक है। समझा पाए। ठीक है अंशु भाई, ठीक है। कांग्रेस के मुमताज पठान जी, नहीं आने वाली। मुमताज पठान जी सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे बात करेंगे कि उनको लग रहा है नीतीश के सहारे उनकी नैया पार लग जाएगी और ममता दीदी के सहारे वो नैया पार लगा लेंगे। नीतीश कुमार जी देश के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी भी देश की बड़ी नेत्री हैं।
नीतीश कुमार जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी है। आप नीतीश कुमार जी को इतने हल्के में मत लीजिए। रही बात क्षेत्रीय दलों की, तो समाजवादी पार्टी का आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है, और जो समान विचारधारा के लोग हैं और जो सांप्रदायिक ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें और देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें रोकने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन अपने जो गठबंधन साथी हैं उनके साथ मजबूती से 2024 के चुनाव को लड़ेगी, जनता के बीच में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो गलत काम है उन्हें जनता के बीच लेके जाएंगे। अच्छा, ये निकाय चुनाव में नहीं लेकर गए थे? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से खराब हुआ है। मतलब कि अगर आप लोग मतलब जीत जाते हैं कुछ लोकसभा सीट और बीजेपी जानिए ठीक ठाक जीत जाती है, तो कहेंगे कि जी हमने प्रदर्शन कुछ पहले से बेहतर हुआ, इसको लेकर आप लोग मतलब संतुष्ट हो जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा साफ होना निश्चित है। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो हिंदी बेल्ट में है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है, किसान नाराज है, छात्र नाराज है, महिलाएं नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को जनता की नाराजगी का परिणाम भुगतना पड़ेगा आम चुनाव में। आम चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आप लोग अगर क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं मिलेंगे तो आप लोग का क्या होगा? बड़े नेता हैं, वो बिहार के बड़े नेता हैं, ममता दीदी आपकी बंगाल की बड़ी नेत्री हैं। ये बताइए बिहार और बंगाल का कहाँ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? हमको इसका जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, बहुत वो ठीक है कि वो बंगाल की नेत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक हिंदुस्तान की वो शख्सियत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को धूल चटाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को जिन्होंने खत्म करने का काम किया था। कहाँ खत्म कर दिया? भारतीय जनता पार्टी कहाँ खत्म कर दिया? 2024 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, तो वही तो कह रहे हैं महाराज, वो बंगाल की बड़ी नेत्री हैं, और वहां पर कितने दंगे हुए उसको भी गिना दीजिए। दंगे उंगे भी तो गिनाते हैं ना आप लोग, मुंह पे तो रहता है दंगा वंगा, तो दंगा भी गिना दीजिए। बिहार में भी जो दंगे वंगे गिनाते हैं आप लोग, वो दंगा भी गिना दीजिएगा। मनीष जी मेरे पास जवाब दीजिए, जब भी किसी दंगे के बाद जांच होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, बस यही तो बात है, यही तो बात है सर, यही तो बात है, यही तो बात है कि आप लोगों को लोग जलते रहे, आप लोग को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो चाहे ममता बनर्जी के थ्रू सेक ले, चाहे नीतीश बाबू के थ्रू सेक ले, मतलब आपको इससे है, जनता से किसी को मतलब नहीं है। सिर्फ एक बाहरी आडंबर है कि जनता को रोटी नहीं मिल रही, जनता को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। अरे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आप लोग कितना लड़ते हैं जनता के लिए? जरा बताइए, जनता पूछती है कितना लड़ते हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ता है। बस लास्ट में वोटिंग होती है, किसको लेकर? सिंबल को लेकर वोटिंग होती है, बाकी महंगाई को लेकर कभी वोटिंग होती ही नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमें इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत।